यही इतने स्टूडेंट आ जाए हैं ना, इतनी अटेंडेंस है 40 की, यही है ना आज की, है ना। मैथ के कितने हैं इसमें से? तो लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने, आइसोलेशन बता दिया था, ठीक है। और डीएनए को कैसे कट करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो हो गया था। अब डीएनए को कैसे सेपरेट किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है, ठीक, इसको कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसके छोटे छोटे क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए। इन फ्रेगमेंट्स को कैसे क्या करना है, अलग करना है। किसके बेसिस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा नाम क्या है, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जेल यूज किया जाएगा, अगरोज जेल, ठीक है। क्या यूज करेंगे इसमें, अगरोज जेल। और ये कहां से मिलेगा, सीवीड से, सीवीड से मिलेगा। सीवीड्स का मतलब समुद्र में जो वीड्स होते हैं, एल्गी। कौन सी एल्गी से मिलेगा, रेड एल्गी, जिलीडियम और ग्रेसलेरिया, सबको पता है, ठीक, यहां से मिलेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में डीएनए को सेपरेट कराया जाता है, ठीक है। ये है क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए के टुकड़ों को सेपरेट कराएंगे। किसके आधार पर, साइज के बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ध्यान रखिएगा, साइज आ जाइए, साइज के बेसिस पर डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करते हैं, साइज के आधार पर, ठीक है, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंट छोटे साइज के होते हैं डीएनए के, वो और तेजी से मूव करेंगे। कैसे इसको यूज करते हैं, मशीन होती है इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन, उस मशीन में दो ऐसे प्लेट्स लगी होती हैं, प्लेट्स, उस प्लेट के बीच में एक जेल को पोर कराते हैं। पोर का मतलब उसमें मिक्स कराते हैं, जेल को डालते हैं उस प्लेट के बीच में, और जेल की क्या बन जाएगी, एक शीट बन जाती है। जैसे ये बुक में दिया हुआ है इस तरीके से, ये देखिए, ये एक मशीन तो नहीं बनाया मैंने, जेल बनाया है। मशीन में जेल कास्ट मतलब पोर कर दिया जाता है, जेल की शीट बन जाती है इस तरीके से। यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है इसका, और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव को कैथोड बोलते हैं कि एनोड बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, कैथोड ना, कैथोड बोला जाता है ना, हाँ। फिजिक्स भी पढ़ लो फिर से जाकर के, अरे हमको ना आए समझ में आता है। अच्छा बुक में पढ़ लीजिए क्या लिखा है, हाँ, नेगेटिव को कैथोड, और ये एनोड है, ठीक है, एनोड, एनोड पर एनोड, ठीक है, और ये क्या है, कैथोड है। समझ में आया। अब यहां पर ये वेल्स बना देंगे, जेल को काट करके छोटे छोटे क्या बना देंगे, वेल्स, गड्ढे बना देंगे, ठीक है, ये वेल्स है। इसमें डीएनए को प्लेस कराया जाएगा, डीएनए को यहाँ लोड कराया जाता है। तो डिफरेंट लंबाई के जो डीएनए आपके पास हैं, वो यहाँ पर क्या कर दिए गए, लोड कर दिए गए, ठीक है।
अब क्या होगा, जिस डीएनए फ्रेगमेंट की लंबाई ज्यादा होगी वो ऊपर रहेगा, जिसकी लंबाई कम होगी वो नीचे रहेगा। तो डीएनए के फ्रेगमेंट नीचे की साइड में मूव करेंगे। मूव क्यों करते हैं? क्योंकि डीएनए पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, हाइड्रोफिलिक है। ये नेगेटिव टर्मिनल, इस पर भी चार्ज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रिपेल करेंगे और ये पॉजिटिव डीएनए को खींचेगा नीचे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डीएनए नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे जो डीएनए है, डीएनए रन करता है, मूव करेगा किधर? टूवर्ड्स एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए पे चार्ज नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगा। ठीक, स्मॉलर फ्रैगमेंट, जो फ्रैगमेंट क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, स्मॉलर फ्रैगमेंट नहीं, हाँ, मूव फार्दर, क्या करेंगे? ये यहां से दूर चले जाएंगे, जहां से डीएनए लोड किया गया है वहां से काफी दूर मूव करके चले जाएंगे, जो डीएनए फ्रैगमेंट सबसे छोटे वाले होंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट मूव करेगा सबसे लास्ट में। अब ऐसा क्या होता है कि ये बड़ा फ्रैगमेंट यहाँ रुक गया, छोटा यहाँ, छोटा यहाँ। भाई छन्नी होती है, छन्नी आपके पास है, मान लीजिए इसमें पोर्ट साइज बड़ा है, इसमें पोर्ट साइज और छोटा है, इसमें पोर्ट साइज और छोटा है। छोटी चीज, जब कोई चीज छानेंगे तो सबसे छोटी वाली जो चीज होगी वो बड़े से निकल करके इसमें से यहां से आ जाएगी, लेकिन जो और बड़ी होगी वही टिक जाएगी। सबसे बड़ी वाली चीज यहाँ टिक जाएगी, सबसे छोटी वाली चीज मूव कर जाएगी। तो इस जेल में क्या खासियत है? जेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। अरे ऐसे डीएनए नहीं भागता है, डीएनए जेल के अंदर से होकर के जा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको खींच रहा है, लेकिन किसके आधार पर ये अलग अलग लंबाई के डीएनए यहाँ सेट हो गए? किसके आधार पर ये डीएनए ऊपर बड़ा वाला चला गया, डीएनए का छोटा टुकड़ा नीचे आ गया? क्योंकि इसके अंदर क्या है? पोर्स हैं, और पोर का जो साइज है वो क्या है? ऊपर की साइड में बड़ा है और नीचे की साइड में पोर साइज क्या है? छोटा है। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट नीचे आएगा, उससे बड़ा ऊपर, उससे बड़ा ऊपर होगा। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, जेल कंटेन द सी प्रॉपर्टी। जेल जो होगा, जेल कंटेन सी प्रॉपर्टी, मतलब सीप का मतलब छाननी होता है, इसमें छानने की क्षमता होती है। एंड कंटेन द स्मॉल पोर्स, इसमें क्या है? छोटे छोटे स्मॉल पोर्स हैं, जिनका साइज क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, अब डीएनए कहां पहुंचा है? छोटा फ्रेगमेंट नीचे, बड़ा ऊपर। कैसे दिखेगा ये डीएनए? डीएनए तो दिखेगा नहीं, पानी की, वाटर की, जैसे जेल का जो कलर है वही सेम कलर डीएनए का होगा। तो ये देखने के लिए इसमें डाई मिला देंगे ऊपर से। क्या मिला देंगे? डाई। जो सैंपल डीएनए का रखेंगे उसमें इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई मिला दी जाएगी। इथिडियम आता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इथिडियम ब्रोमाइड क्या है? एक डाई है, इसको मिला देंगे डीएनए के सैंपल में। ये कैसी है? इथिडियम ब्रोमाइड डाई। ठीक है, और इस जेल को यूवी रेज डालेंगे, इस पर अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे। तो जहां जहां इथिडियम ब्रोमाइड डाई जाएगी, क्योंकि ये डाई डीएनए के साथ जुड़ जाती है, और डीएनए जहां जहां जितने भी डीएनए के टुकड़े हैं सब चमकने, यूवी रेज जब डालेंगे अल्ट्रावायलेट, तो क्या होगा? सारे डीएनए के टुकड़े क्या हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर के चमकने लगेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के, क्योंकि डाई का कलर कैसा है? ऑरेंज कलर की डाई है। ठीक है, तो जब आप इथिडियम ब्रोमाइड मिलाएंगे, ब्रोमाइड कहां? इन डीएनए सैंपल में, डीएनए सैंपल में उसको क्या कराया जाएगा? मिक्स कराया जाएगा। ठीक, और अंडर यूवी, जब यूवी रेडिएशन डालेंगे इस पर, तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या होगा? इथिडियम ब्रोमाइड चमकेगा। ठीक है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा या डार्क ऑरेंज कलर का। तो डीएनए को विजुलाइज करने के लिए कौन सी डाई मिलाई जाती है? इथिडियम ब्रोमाइड, ताकि विजुलाइज हो सके।
अब डीएनए दिख गया आपके पास कि छोटा फ्रेगमेंट यहाँ पर है, ये यहाँ है, अलग अलग फ्रेगमेंट, अलग अलग लंबाई के टुकड़े यहाँ पर आकर के सेट हो गए हैं। अब क्या करना है, यहां से डीएनए को निकालना है। ठीक है, तो मशीन को खोलेंगे, जेल को ऐसे निकाल के रख लेंगे, जेल को निकालेंगे और शीट उसकी कहीं रख लेंगे और उसको कट करके डीएनए का सैंपल कट करके यहां से सारे डीएनए क्या है निकाल लिए जाएंगे। जेल को कट करके डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, इस टेक्निक को बोलते हैं इल्यूशन। तो सबसे लास्ट में क्या किया जाएगा, इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब सेपरेशन किया जाएगा, सेपरेशन या फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को सेपरेट करेंगे फ्रॉम जेल, कैसे, बाय कटिंग द जेल, जेल को काट करके डीएनए को निकालना, इसी को बोलते हैं इल्यूशन। ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे का टेक्निक कौन सा है, पीसीआर। कुछ लोग कल टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे ना, जो तेज हैं वो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको ज्यादा नंबर लाना है इसमें, इसलिए उनको आगे से मतलब नहीं है कि आगे मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे किसी तरीके से इस टेस्ट में मेरा ज्यादा आ जाए, वो अच्छी बात होती है। जिस दिन फाइनल एग्जाम नीट का होगा उस दिन भी क्या है, यही काम करेंगे वो। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टेक्निक से, एक टेक्निक है और एक मशीन का नाम भी है ये। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है और एक जिसकी जो मशीन होती है इससे वो करते हैं, उसका भी नाम इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन है। ऐसे पीसीआर एक मशीन का नाम भी है, पीसीआर मशीन होती है, पीसीआर टेक्निक भी है। इसमें डीएनए को क्या किया जाता है, एम्पलीफाई। इससे क्या करते हैं, डीएनए एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी डीएनए आप चाहते हैं उसकी लाखों कॉपी, ठीक है, हजारों लाखों कॉपी रेडी कर सकते हैं बहुत थोड़े समय में, मिनटों में। तो डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक। और ये रिएक्शन जो होती है ये चेन के रूप में होती है। किसमें होती है, चेन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसलिए इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, बताइए, डीएनए से डीएनए बनना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन। तो कैसे होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे, ठीक है। और जब खुल जाएंगे तो नया डीएनए इस पर बनेगा और इस पर नया डीएनए। नए डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बोलते हैं ना, डीएनए पॉलीमराइज होता है। एंजाइम कौन सा लगता है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कोई भी चीज है, जैसे ऐसा नहीं डीएनए में पॉलीमराइजेशन होता है, प्रोटीन में जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो वो भी क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड है। भाई किसी भी चीज का पॉलीमर बनना, किसी भी चीज का पॉलीमर बनना, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये इन विट्रो, देखिए डीएनए दो तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, एक बॉडी के सेल में भी होता है और बॉडी के बाहर भी। जो बॉडी के बाहर मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं इन विट्रो, और सेल के अंदर होता है उसको क्या बोलेंगे, इन विवो। तो ये कौन सा वाला है, इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए का इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है, मतलब आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर मशीन में कराएंगे। किसने डिस्कवर किया था, कैरी मोलिस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, लिख लीजिएगा, डिस्कवर्ड बाय कैरी मोलिस, ठीक। इस टेक्निक में 3 स्टेप होते हैं टोटल स्टेप। अच्छा, पहले इसकी रिक्वायरमेंट, क्या क्या चाहिए आपको, आपको क्या क्या चाहिए।
पीसीआर कराना है आपको, चाहिए क्या? तो पहले एक आपको मशीन चाहिए, पीसीआर मशीन, ठीक है, पीसीआर मशीन चाहिए। और क्या चाहिए? अब रॉ मटेरियल चाहिए आपको। कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? जिसको मल्टीप्लाई कराना है वो तो टुकड़ा डीएनए का होना ही चाहिए, ठीक है। डीएनए आपके पास टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक। और क्या चाहिए? डीएनटीपी जानते हैं? डीएनटीपी मैंने वहां बताया था। जैसे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना। मान लीजिए डीएनए को कॉपी करके नया डीएनए बनना, तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए? नहीं चाहिए। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाएगा ना, उसको क्या बोलते हैं? डीएनटीपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो डीएनए टेम्पलेट के साथ में आपको डीएनटीपी, एस क्यों लगा दिया? क्योंकि ढेर सारे चाहिए, प्लूरल टर्म हो गया। और क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। एंजाइम यहाँ टेक पॉलीमरेज यूज होता है, कौन सा वाला? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो यूज होगा उस कौन सा वाला है? वो है टेक पॉलीमरेज। साधारण एंजाइम यहाँ यूज नहीं करते हम लोग, सिंपल, क्योंकि ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पर क्या करता है? सरवाइव करता है। क्योंकि मशीन में टेम्परेचर एक बार 94 किया जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई किया जाता है, तो ये एंजाइम नॉर्मल वाला डिनेचर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये कहां से मिलता है? थर्मस एक्वाटिकस बता चुके हैं उसको। और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? हेलिकेज चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, हेलिकेज चाहिए इसमें? हाँ बताओ जी, हेलिकेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? कोई बताएंगे? डीएनए है, इसको काटना है तो दोनों स्ट्रैंड अलग करने पड़ेंगे। प्राइमर चाहिए? अरे कुछ बताओगे, प्राइमर चाहिए कि नहीं चाहिए? प्राइमर चाहिए। रिक्वायरमेंट में प्राइमर्स, ठीक है। किसके करस्पॉन्डिंग प्राइमर बनाए जाते हैं? 3 प्राइमेंट की 5 प्राइमेंट? बताएंगे कोई? प्राइमर किसके हिसाब से बनाया जाता है? 3 प्राइमेंट के हिसाब से प्राइमर बनता है कि 5 प्राइमेंट के हिसाब से? हाँ, अरे 3 प्राइमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है कि वो 5 प्राइमेंट की सीक्वेंस होती है? 3 प्राइमेंट, देखिए यहां से ये 3 है, ये 5 है, ये कॉपी करना है ना, तो यहां पर 5 होगा, सामने 3, 5 से 3 की तरफ कॉपी होगा। टेम्पलेट ये है, तो प्राइमर बनेगा वो इस टेम्पलेट के हिसाब से तो बनेगा ना। टेम्पलेट में 3 प्राइमेंट पर जो सीक्वेंस लगी होगी उसी के करस्पॉन्डिंग तो प्राइमर बनाया जाएगा। यहां पर प्राइमर इस सीक्वेंस 3 प्राइमेंट पर जो सीक्वेंस है इतनी, उसके हिसाब से प्राइमर 5 के हिसाब से नहीं बनता है, क्योंकि 3 पर ही प्राइमर जुड़ता है जाकर के, ठीक है। तो प्राइमर्स किसके हिसाब से होते हैं? करस्पॉन्डिंग टू 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए। जो टेम्पलेट डीएनए है उसका जो 3 वाला एंड है, क्योंकि वहीं प्राइमर जुड़ेगा, उसके हिसाब से प्राइमर बनाए जाते हैं। हेलिकेज की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर 94 जब मशीन में ले जाएंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अपने आप खुल जाएंगे। हेलिकेज की जरूरत नहीं है, और हेलिकेज की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आपको एसएसबी याद आ रहा ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, उसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम की जरूरत है इसमें। प्राइमेज मशीन में प्राइमेज नहीं डाला जाता है, क्योंकि प्राइमर बाहर से रेडीमेड प्राइमर को मिलाया जाता है। इतनी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? इतनी चीज आपको चाहिए। अब स्टेप्स के देखिए, स्टेप्स 3 स्टेप में पीसीआर किया जाएगा। पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन देखिए, जैसे आपके पास ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का टेम्पलेट हो गया, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 3 प्राइमेंट, ये 5, ये 3 और ये 5, ये बीच में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि इसमें 90 से लेकर के 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मशीन में कर दिया जाएगा। मशीन का टेम्परेचर हम लोग कितना ले जाएंगे? 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नॉब होती है, घुमा देंगे,
94 पहुंच गया, 94 तक, ठीक है। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑटोमेटिकली डीएनए के टूट जाएंगे। देखिए जितनी भी चीजें आपके पास थी ना, मशीन में एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है, बहुत सारी प्लास्टिक की छोटी छोटी क्या होती हैं, टेस्ट ट्यूब होती हैं। उन टेस्ट ट्यूब में आप सारा रिक्वायरमेंट भर दीजिए, टेस्ट ट्यूब में सारी रिक्वायरमेंट भर दीजिए और मशीन का ढक्कन बंद करके आराम से बैठ जाइए। इसके बाद टेम्परेचर को सेट करते रहिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, ऑटोमेटिक डीएनए मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें। कब तक होता रहेगा, जब तक आपके पास वो रॉ मटेरियल खत्म नहीं हो जाएगा। कौन सा वाला, डीएनटीपी। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, कब तक बिल्डिंग, जब तक ब्रिक्स हैं, जब तक ईंटा रखा हुआ है, मटेरियल है, तब तक तो बना सकते हैं। जब मटेरियल खत्म, आपके पास का नहीं खत्म। तो ऐसे यहाँ पर है, मेन चीज जो है इसमें डीएनटीपी है, डीएनटीपी। क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम तो एक बार है तो उसको बार बार देने की जरूरत नहीं है, मशीन में बार बार पॉलीमरेज नहीं डाला जाता है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड एक बार डाल दिया, उसी से मल्टीपल कॉपी बनेगा, लेकिन डीएनटीपी की रिक्वायरमेंट कुछ समय बाद पड़ेगी, ठीक है। हमेशा नहीं चलेगा वो, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ये चीज। अब देखिए डीनेचुरेशन में इतना टेम्परेचर कर देंगे, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, H बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए क्या है, ओपन। ये जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, अनवाइंड। मतलब दोनों स्ट्रैंड पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, कहानी खत्म। बोथ स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट। वहां ये काम कौन करता था बताइए, हमारी बॉडी में यही सेम काम कौन करता था, ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती थी, हेलिकेज। वहां हेलिकेज। अब देखिए जब वहां हेलिकेज काटता था, तो जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, हेलिकेज ने इतना डीएनए ओपन कर दिया, ठीक है, इतना डीएनए जितना ओपन होता था, तुरंत उस पर एसएसबी आकर के बाइंड कर जाती थी, ताकि ये डीएनए फिर से जुड़ ना जाए। यहाँ ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप 25 टेम्परेचर किए रहेंगे, जब तक आप टेम्परेचर नहीं घटाएंगे, तब तक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग बने रहेंगे, ऐसे ही जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। समझ में आया। अब दूसरा स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग, एनीलिंग का मतलब होता है जुड़ना, कोई चीज अटैच करना, ठीक है। ये एनीलिंग आपका 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में है, मतलब 62 डिग्री एवरेज लेंगे, ठीक है। एवरेज कितना होगा, 62। मशीन का टेम्परेचर घटा करके कितना ले आएंगे, 62। जैसे ही आप टेम्परेचर को घटा देंगे, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो चुके थे, देखिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर खुल चुके थे, ये देखिए ये डीएनए है, ठीक है। और अगले स्टेप में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हैं, ओपन हो गए हैं। ये 3 हो गया, 5 और ये 3 और ये 5। समझ में आया। अब एनीलिंग में जैसे टेम्परेचर आप घटाएंगे, जहां प्राइमर पड़े रहते हैं, प्राइमर तो साथ में डाला गया था ना, सब कुछ साथ में डाला गया था। प्राइमर अभी तक क्यों नहीं जुड़ रहा था, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड खुला ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें डीएनए के स्ट्रैंड खुल तो गए हैं, लेकिन प्राइमर यहां अभी जुड़ता नहीं है, क्योंकि मशीन का टेम्परेचर 94 किया हुआ है। प्राइमर कैसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमर अगर जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, और इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़ा गया है, बन कैसे जाएगा, प्राइमर अभी नहीं जुड़ेगा। कब जुड़ेगा, जब टेम्परेचर आप घटा करके कितना ले आएंगे, 62। जहां जहां प्राइमर पड़े होंगे वो सारे प्राइमर अपना 3 प्राइम एंड खोज करके उस पर आकर के जुड़ जाएंगे। ये देखिए प्राइमर जुड़ गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंथेसाइज हो जाएंगे, ठीक है। और इस पर प्राइमर की ये वाली साइड 5 होगी, ये वाली साइड 3, और ये 5 और ये 3। कहां जुड़ता है प्राइमर, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट, टेम्पलेट के 3 वाले एंड पर जुड़ेगा। एनीलिंग में कुछ नहीं है, अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स अटैच किए जाएंगे एट 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट।
ये प्राइमर रेडीमेड मार्केट से लेकर के यूज किया जाता है, इसीलिए मशीन में हम लोग प्राइमेज एंजाइम नहीं मिलाते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है, रेडीमेड प्राइमर बना हुआ है। हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? अब देखिए, अब टेम्परेचर बढ़ा करके फिर 72 डिग्री से ले जाएंगे 72 डिग्री, फिर बढ़ा देंगे। इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा नहीं, ध्यान रखें। हाइड्रोजन बॉन्ड कब टूटता है? जब 90 के ऊपर ले जाते हैं तब ब्रेक करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो एंजाइम आपने मिलाया हुआ है, कौन सा? अटैक पॉलीमरेज, वो एंजाइम किस टेम्परेचर पर काम करता है? हमारी बॉडी में जो एंजाइम होता है, कौन सा वाला? डीएनए पॉलीमरेज, वो किस टेम्परेचर पर काम करता है? 37 पर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है अंदर, उस पर काम करेगा। यहां पर 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जिंदा तो रह जाता है एंजाइम जो मिलाया जाता है, लेकिन काम नहीं करता है। क्योंकि अगर काम कर रहा होता तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकते थे, हालांकि प्राइमर तो था नहीं कि जुड़ेगा नहीं। वो 72 पर काम करता है वो बढ़िया से, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर इतना लेके आएंगे, जो एंजाइम आपके इसमें मिला हुआ है, वो एंजाइम क्या होगा? वो एंजाइम यहाँ पर जैसे AGT, इसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला जाएगा, इसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड रेडी हो गए एक साइकिल में। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉलीमराइज करना डीएनए को, या एक्सटेंशन का मतलब बढ़ाना। ये जो यहां से प्राइमर है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे इधर, इसको आगे इधर बढ़ाएंगे, इस चेन को एक्सटेंड करेंगे। तो ये किससे होता है? बाइटेक पॉलीमरेज से किया जाता है। इसमें क्या होगा? जो प्राइमर है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है, या न्यू स्ट्रैंड बनेगा। न्यू स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होगी, तो नया स्ट्रैंड डीएनए का है वो बनेगा। बस इतना ही है इसमें, समझ में आया? और लगभग ये एक बार जब ये साइकिल चला तो कितने बने डीएनए से? 2। और जब ये 30 साइकिल बुक ने लिखा है, ये 30 जब साइकिल पूरी हो जाएगी, 30 बार ये साइकिल रोटेट करेगी, तो बिलियंस, 1 बिलियन, ये लिखा ना, 1 बिलियन बन जाएगा जाकर के, करोड़ों बनेंगे। तो सोचिए, एक साइकिल को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। बस केवल टेम्परेचर सेट कराना है, मिनट भी नहीं लगता एक साइकिल को। आप 15 बहुत मिनटों में जो है 10-15-20 मिनट में आप क्या है, करोड़ों कॉपी रेडी कर सकते हैं डीएनए। ये हो गया खत्म। और देखिए, अब है एक टॉपिक, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। सीक्वेंस याद है? पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या? इसकी नहीं करें, डीएनए आरडीटी की सीक्वेंस। हाँ बताइए। हाँ, टाइम देते हैं 2 मिनट का, 1 मिनट का, वो गैप दिया जाता है कि इसमें 2 मिनट 1 मिनट, ऐसे सबका टाइम फिक्स होता है कि इतनी देर तक आपको इस टेम्परेचर को नोब घुमानी नहीं है आपको, ठीक है। ये इलोंगेशन ही तो है, इसी को बोलते हैं इलोंगेशन, इलोंगेट करना, बढ़ाना, यही है इलोंगेशन, ठीक है। एक्सटेंशन, इलोंगेट करना एक ही चीज है। अब सारे स्टेप पता है ना? आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कटिंग करेंगे, ठीक है। कटने के बाद सारा मैंने बता दिया। अब हमको क्या समझना है? कैसे फॉरेन जीन प्रोडक्ट। मान लीजिए आपके पास ये जीन थी, आपने ये जीन कहाँ ट्रांसफर कर दी? उठा करके किसी सेल में, चाहे प्लांट सेल थी चाहे बैक्टीरिया। ट्रांसफर करने के बाद में आपने सिलेक्शन भी करा लिया कि किस सेल में पहुंचा, हमने पता लगा लिया कि इसमें पहुंचा है। अब इस सेल को क्या है, फर्दर आगे इसी सेल को तो ले जाएंगे ना, बाकी में नहीं पहुंचा, बाकी को वहीं छोड़ करके इस सेल को आगे बढ़ा देंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। और ये जो जीन आपने भेजी थी इस सेल में, ये इस सेल में पहुंचने पर अपना कुछ प्रोडक्ट बनाएगी ना, क्योंकि जीन से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, और जो प्रोटीन बनेगी वो कौन सी प्रोटीन बनेगी? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। एक लाइन बुक ने लिखा हुआ है, हेट्रोलोगस्ट। देखिए,
जब एलियन जीन है, एलियन डीएनए को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? होस्ट सेल में। होस्ट सेल में जब ट्रांसफर करेंगे, किसके साथ जोड़ करके? चाहे प्लाज्मिड के साथ जोड़िए या फिर ना जोड़िए, कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट भी ट्रांसफर किया जाता है और जोड़ करके भी। तो एलियन डीएनए को जब होस्ट सेल में ले जाएंगे तो ये होस्ट सेल जो होगी ये हेटेरोलोगस होस्ट होता है। हेटेरोलोगस होस्ट, इसको समझते हैं? हेटेरोलोगस होस्ट क्या होता है? जैसे अगर इंसुलिन हमारी बॉडी की सेल में बन रहा है तो हमारी बॉडी की जिस सेल में इंसुलिन बनता है, जिस भी सेल में, ठीक है, वो होमोलोगस बोली जाएगी। हेटेरोलोगस का मतलब ये डीएनए उस सेल का नहीं है, ये डीएनए कहीं बाहर से किसी सेल में दूसरी में भेजा जा रहा है, डिफरेंट सेल में। तो डिफरेंट को बोलते हैं हेटेरो। ये इस जीन की सेल नहीं है, ये सेल इसकी नहीं है, ये कोई दूसरी सेल है जिसमें हम भेज रहे हैं। डिफरेंट सेल में एलियन डीएनए को भेजते हैं, इसलिए वो सेल होस्ट सेल है और वो हेटेरोलोगस होस्ट बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इस जीन को आप कहां से सोचिए, इंसुलिन बनाने वाली जीन है, इंसुलिन बनाने वाली, तो इसकी प्रॉपर जगह कहाँ है? पैनक्रियाज है ना। इसकी असली स्थान कहाँ है? पैनक्रियाज है, लेकिन इसको वहां से उठा करके दूसरी सेल में बनवा रहे हैं, तो इसलिए वो होस्ट सेल हेटेरोलोगस बोली जाएगी। तो हेटेरोलोगस होस्ट सेल में जब ट्रांसफर करेंगे तो वहां जो प्रोटीन बनेगी, जैसे एक इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है वो नॉर्मल इंसुलिन है, जब उसको निकाल करके जीन को किसी होस्ट सेल में बनवा देंगे तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बोला जाएगा, क्योंकि इसको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन बनेगी इसी को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो अगर कहा जाए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी से जो प्रोटीन बनाई जाती है, ठीक है, एक डिफरेंट होस्ट सेल में जीन को ट्रांसफर करके उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक, अब इसका प्रोडक्ट, किसी भी जीन का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, जीन से कुछ नहीं बनता है, क्या बनता है? केवल प्रोटीन ही बनते हैं। अब ये प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है और ये प्रोटीन साधारण प्रोटीन भी हो सकती है। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट, इस जीन का प्रोडक्ट क्या बना? प्रोटीन बना। अब इसको यहां से कैसे आइसोलेट किया जाएगा? ठीक है, किसी भी जीन का प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करते हैं? अगर जो जीन हमने भेजी, ध्यान सुनिएगा, जो जीन हमने इस सेल में भेजा, अगर ये जीन वहां यहां आकर के एक्सप्रेस कर गई, एक्सप्रेस करने का मतलब मैसेंजर आरएनए बनाया और प्रोटीन बनाया, तब तो ये प्रोडक्ट बना पाएगी जो जीन भेजी है, तब हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। और पता लगा हमने जीन को भेजा, वहां जाकर के कुछ बना ही नहीं रहा है या कम प्रोटीन बना रहा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा। ठीक है, तो जीन का अगर एक्सप्रेशन बढ़िया है तो उसको क्या है, फर्दर आगे यूज करा लेंगे। तो जीन का जो प्रोडक्ट है, ध्यान देखिएगा, जीन का, फॉरेन जीन का प्रोडक्ट, फॉरेन जीन का मतलब समझ रहे हैं, जो जीन हम भेजते हैं का इसका जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट कहां बनता है? होस्ट सेल में। इसका प्रोडक्ट कैसे आइसोलेट किया जाएगा या कैसे बनता है प्रोडक्ट? वो दो तरीके से बनता है। या तो वो स्मॉल स्केल पर आप बना सकते हैं, स्मॉल स्केल पर अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाना तो आप लैब में बना सकते हैं। कहां पर? इन लैब में। ठीक है, और अगर बड़े स्केल पर चाहते हैं, लार्ज स्केल पर, कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बने ताकि उसको हम मार्केट में सप्लाई भी कर सकें, जैसे इंसुलिन हार्मोन अगर बनाया जा रहा है तो मार्केट में सप्लाई कराने के लिए बनाया जाता है वो। तो लार्ज स्केल पर अगर उस प्रोडक्ट को बनाना है तो उसको इंडस्ट्री में बनवाएंगे। ठीक है, लैब उसको बड़े स्केल पर कैसे? बायो रिएक्टर, किसकी मदद से बनाएंगे उसको? बायो रिएक्टर। इसी को क्या बोलेंगे? फर्मेंटर। यही हमको पढ़ना, बायो रिएक्टर क्या होता है। किसी भी जीन का प्रोडक्ट अगर लार्ज स्केल पर बनाना चाहते हैं तो किसकी मदद से बनाया जाएगा? फर्मेंटर या बायो रिएक्टर। ठीक है, बाकी थ्योरी जितना बुक में लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा उसको। तो देखिए, बायो रिएक्टर क्या है? बायो रिएक्टर
बायोरिएक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटर। ठीक है। बायोरिएक्टर बहुत बड़े मेटल के कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े, जैसे शुगर फैक्ट्री में आपने देखा, कभी देखे हैं बाहर से शुगर फैक्ट्री जहाँ चीनी बनती है, बड़े बड़े मेटल के कंटेनर्स होते हैं, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा, नहीं देखे हैं बाहर से? कोई बात नहीं। तो कंटेनर्स होते हैं, मतलब ड्रम कह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के बने हुए कंटेनर्स होते हैं, उसकी आकृति उस शेप में। देखिए बायोरिएक्टर जो डायग्राम बुक में दिया है, ये छोटा भी हो सकता है, 5 लीटर 10 लीटर का इतना बड़ा बायोरिएक्टर हो सकता है, लैब में रखा रहता है। और बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाना है तो इंडस्ट्री में मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये मेटल के या स्टेनलेस स्टील के क्या होते हैं? कंटेनर्स या वेसल्स होते हैं। कंटेनर आप बोलेंगे वेसल्स, सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं। ठीक है, स्टील के बने हुए हैं। कितनी क्षमता होती है इनकी? 100 से लेकर के 1000 लीटर्स, ये लिखा हुआ ना। 100 लीटर का भी हो सकता है, 1000 इंडस्ट्री में, लेकिन लैब में 5-10 लीटर का भी आता है। ठीक है, इतनी क्षमता वाले। ये बायोरिएक्टर कुछ करता नहीं है, जैसे जो काम करना है, जो प्रोडक्ट बनाना है, वो तो कौन बनाएगा? होस्ट सेल। जैसे आपके पास ये सारी होस्ट सेल हैं, इसमें आपने क्या भेज दिया है? जीन भेज दिया है। अब ये जीन क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी और आरएनए बनाएगी और ये प्रोटीन बनाएगी। तो इस सेल के अंदर क्या बनेगा? ध्यान सुनते रहिएगा। अगर ये ई कोलाई बैक्टीरिया है और आपने कौन सी जीन भेजी है? इंसुलिन बनाने वाली, तो ई कोलाई अपने अंदर क्या बनाएगा? अपने अंदर ही इंसुलिन बनाएगा ना, साथ में अपनी वाली प्रोटीन तो बनाएगा ही ना, कि खाली इंसुलिन नहीं बनाएगा, उसको जो और अपने लिए जो बनानी होती है प्रोटीन, वो उसके मेन डीएनए से बनती रहेंगी। तो ये आपके लिए इंसुलिन बना रहा है। ठीक, बनाने के बाद में इंसुलिन को क्या करेगा? रिलीज करेगा बाहर। ठीक है, तो इंसुलिन बने। अब यहां से हम इंसुलिन कैसे प्राप्त करेंगे? या हम चाहते हैं कि ये ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन बनाए, तो क्या यूज किया जाएगा? बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो परिस्थितियां जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये सेल क्या करेगी? बनाए। क्योंकि ये सेल जितनी बार मल्टीप्लाई करेगी, सोचिए बैक्टीरिया किससे डिवाइड करता है? बाय डिफिशन। मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई, और बार जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा उतने ही बैक्टीरिया होस्ट सेल बन जाएंगी। जितनी होस्ट सेल ज्यादा रहेगी उतना ही प्रोडक्ट वो ज्यादा बनेगा। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि इस होस्ट सेल को वो सूटेबल एनवायरनमेंट दे दीजिए, जिसकी वजह से होस्ट सेल क्या करे? बढ़िया से मल्टीप्लाई कर जाए, और कुछ नहीं करता बायोरिएक्टर। ठीक है, लिख लीजिएगा। बायोरिएक्टर क्या करता है? प्रोवाइड द सूटेबल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरा सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करा देता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा टू ऑब्टेन, उतना ही हमको क्या मिलेगा? फॉरेन जीन प्रोडक्ट, उतना ही हमको प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा? ज्यादा, क्योंकि सेल की संख्या कम रहेगी तो प्रोडक्ट भी कम मिलेगा। अब कैसे करते हैं वो देखिए। हो गया ये। तो बायोरिएक्टर में लिख लिया ना, इस तरीके से बुक में कुछ बना हुआ है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये देखिए ये। ठीक है, बायोरिएक्टर पहले समझिए 2 टाइप के होते हैं। जैसे कहा जाए सबसे ज्यादा कई तरीके के बायोरिएक्टर हैं, जो मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर यूज किया जाता है वो होता है स्टिर्ड टाइप। कौन सा होता है? स्टिर्ड टाइप। लिख लेंगे, लिखा लाइन, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कॉमन बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर का मतलब
इसमें रिएक्शंस होगा। बायोरिएक्टर वो क्या है, स्टिर्ड, STIRRED, स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर। कौन सा वाला होता है, स्टिर्ड। जानते हैं स्टिर्ड क्या है, जिसमें रोटेशन कराया जाता है, घुमाया जाता है। इसको रख के जब घुमाते हैं तो वो बोलते हैं स्टीयरिंग करा रहे हैं। स्टीयर का मतलब होता है रोटेट कराना, मिक्स कराना, घुमाना किसी चीज को, ठीक है, मोटर लगा करके, वो होता है स्टीयर्ड। समझ में आया? तो स्टीयर टाइप का बायोरिएक्टर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें भी दो टाइप मिलेंगे देखने को, जो दो डायग्राम बने हैं, दो तरीके का स्टीयर्ड है। एक है सिंपल स्टीयर्ड, सिंपल स्टीयर्ड, और दूसरा है स्पार्जर स्टीयर्ड, ठीक है। अब एक कोई भी पहले सिंपल वाला देख लीजिए। ऐसा सिलेंड्रिक, ये छोटा सा है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कंटेनर है, ये वेसल है, सिलेंड्रिकल है। इसमें नीचे का जो बेस है वो क्या है, फ्लैट नहीं बनाया जाता है, फ्लैट नहीं बनाते हैं। ये लिखा हुआ बुक में कि जो ये बायोरिएक्टर का जो बेस है, ये क्या है, इसका बेस वो क्या है, कर्व्ड है, कर्व है उसमें। बताइए, पहले जो कढ़ाई आती है अब तो क्या है, फ्लैट वाली आ रही हैं, और पहले कर्व वाली आती थी। किसमें चलाना आसान होता, मिक्स कराना किसमें आसान है, जिसमें नीचे पेंदा क्या होता है, कर्व होता है, उसमें आप आराम से चम्मच से मिक्स करा ले जाइए। और उसमें क्या, उसमें तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, यूं आमलेट बनाना पड़ता नहीं, ऐसे ऐसे, क्यों, जो फ्लैट वाला होता है मिक्स नहीं होता है। तो ऐसे इसमें आसानी से मिक्सिंग हो जाएगी। क्या मिक्स कराया जाएगा अभी बताएंगे। तो बेस कैसा है, कर्व है। यहाँ एक मोटर लगी होती है, ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, और इसमें ये बीच में रॉड पड़ी हुई है, रॉड में ब्लेड लगे हुए हैं। ये देखिए आपके पास ये ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। इनको ब्लेड को बोलते हैं इम्पीलर, इम्पीलर, ठीक है। सबसे ऊपर एक नुकीला ब्लेड होता है, यह है फोम ब्रेकर। फोम ग्रुप में है, सब देखते रहिए, समझ लीजिए सबका काम क्या क्या। फोम ब्रेकर हो गया, इधर की साइड से हम सैंपल को लोड करते हैं, यहां से सैंपल भेजते हैं। जो भी आपको इसमें कंटेनर में डालना है वो सैंपल यहां से भेजा जाएगा, ठीक है। और यहां पर है सैंपलिंग पोर्ट है, लिखा गया होगा सैंपलिंग पोर्ट, ठीक, समझ में आया। और यहाँ पर इस तरीके से एयर भेजते हैं, स्टेराइल एयर। क्या भेजेंगे, स्टेराइल एयर भेजेंगे, गर्म हवा भेजेंगे, ठीक है, स्टेराइल एयर भेजेंगे। और क्या है, पीएच कंट्रोलर यहाँ लगा होता है, पीएच कंट्रोलर, ठीक। और भी कुछ चीज है, कल्चर ब्रॉथ हो गया, फ्लैट ब्लेड बता दिया, फोम ब्रेकर, मोटर हो गया, एसिड बेस कंट्रोलर, स्टीम फॉर द स्टेरिलाइजेशन स्टेराइल एयर, ठीक है। यहां से भेजेंगे स्टीम, स्टीम भेजेंगे फॉर स्टेराइल एयर, स्टेराइल एयर, सॉरी स्टीम भेजेंगे, ठीक है, भाप भेजेंगे केवल, ठीक है। एक चीज नहीं दिया होगा इसमें, सैंपल कहां से लोड करेंगे, कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो आप समझ लीजिए सैंपल का लोड करने का जगह होता है। आखिर मिलाना होगा जो चीज, तो कुकर है तो खोल के मिला लिए ढक्कन, इसका कहां से मिलाएंगे, तो यहां से पोर्ट है, यहां से जो भी मिलाना होगा मिलाएंगे, जो निकालना होगा वो यहां से निकालेंगे, सैंपलिंग पोर्ट है, ठीक। और ये आपका इस तरीके से है। अब देखिए हमारा मकसद क्या है, जो हमारे पास होस्ट सेल था उसका मल्टीप्लिकेशन कराना। जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा उतने ही ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो हम उन होस्ट सेल को यहां पर डाल देंगे, जितने भी आपके पास होस्ट सेल हैं डाल दिया आपने, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल जो सेलेक्ट करके लेके आए। अब इनका खाना पीना भी तो देना है, जो इनको खाना पीना चाहिए, तो न्यूट्रिएंट मीडियम मिला देंगे। यहां से क्या मिलाएंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम। बुक में लिखा गया है कल्चर ब्रॉथ, पढ़िए। तो दरअसल में न्यूट्रिएंट मीडियम दो प्रकार का होता है, जो सॉलिड होता है और एक होता है लिक्विड नेचर का, ठीक है। तो लिक्विड नेचर का जो, जैसे
मान लीजिए जो हम लोग खाना खाते हैं, कुछ खाने कुछ फूड क्या है सॉलिड नेचर के हैं और कुछ फूड क्या है लिक्विड नेचर। तो आप वो लिक्विड नेचर वाला फूड समझ लीजिए बैक्टीरिया का। कल्चर ब्रॉथ बोलते हैं, ब्रॉथ का मतलब ही लिक्विड न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट मीडियम मिला दिया। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या मिलाएंगे, उसमें शुगर मिलाएंगे, विटामिन मिलाएंगे, मिनरल्स मिलाएंगे, सब कुछ मिला देंगे। ठीक है, मतलब इस कल्चर ब्रॉथ में बहुत कुछ रहेगा। इसमें शुगर रहेगा, इसमें विटामिन रहेगा, मिनरल्स रहेगा, ठीक है, और हार्मोन्स वगैरह भी रख सकते हैं ग्रोथ के लिए, और बहुत सारी चीजें इसमें रखेंगे, सॉल्ट वगैरह रहेंगे। ठीक है, कितना मिला दिया, इसका आपको मतलब समझ में आया कि यहाँ न्यूट्रिएंट मीडियम मिला दिया हमने और बैक्टीरिया या होस्ट सेल आपने यहां पर रख दिया। ठीक, और मशीन से क्या करेंगे, उसको अब चालू कर देंगे तो ये रोटेट करेगा, मिक्स करेगा, क्योंकि जब तक मिक्स नहीं होगा, जब तक होस्ट सेल न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ मिक्स नहीं होगा तो सबको बराबर अमाउंट में भोजन नहीं मिलेगा ना। पता लगा ये सारे बैक्टीरिया यहां पड़े हुए हैं, भोजन यहां रखा है और सारे बैक्टीरिया यहां हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, इसलिए मिक्स करा देंगे, सबको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल जाए, सारे होस्ट सेल प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। ठीक, अब एक एक चीजें समझ लीजिए जो क्यों लगाया गया है। देखिए ये स्टेराइल एयर क्यों, यहां से एयर भेजते हैं, साफ सुथरी हवा भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होस्ट सेल है उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। सेल को ऑक्सीजन चाहिए तभी तो एनर्जी बनाएगा, और एनर्जी बनाएगा तभी तो हमारे लिए कोई प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि प्रोटीन बननी है तो बिना एटीपी के प्रोटीन नहीं बनती, एटीपी चाहिए ना प्रोटीन बनाने के लिए भी। तो ये जो होस्ट सेल हैं इनको ऑक्सीजन की जरूरत कहां से पूरी की जाती है, बाहर से ऑक्सीजन भेजी जाती है, साफ सुथरी ऑक्सीजन बिना इंफेक्शन, क्योंकि इंफेक्शन वाली जाएगी तो बीमारी हो जाएगी अंदर। यहां से स्टीम भेजते हैं, स्टीम का मतलब गरम गरम हवा भेजते हैं। उसका फायदा क्या है बताओ जी, कोई स्टीम क्यों भेजा जाता है वहां से। हाँ, जैसे जब हम इसमें से न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं मिलाए रखते हैं, मान लीजिए जैसे कोई भी चीज है ऑपरेशन किया जाता है तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट को पहले क्या करते हैं, भाप से स्टीम से कुल शुद्ध कर लेते हैं सबको। ठीक है, स्टेरलाइज। ऐसे ही इसको अंदर से कंटेनर को क्या करेंगे, स्टेरलाइज कैसे करेंगे, यहां से स्टीम भेजेंगे, पूरा ये स्टेरलाइज हो जाएगा, इन्फेक्शन फ्री। अब आप सैंपल लोड कराइए। ठीक है, सैंपलिंग पोर्ट क्या है, यहां से टाइम टू टाइम सैंपल को निकाल सकते हैं आप। इंपीलर क्या होते हैं, ब्लेड। जब मोटर रोटेट करेगी तो यही ब्लेड क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम को होस्ट सेल के साथ मिक्स कराएंगे। फोम ब्रेकर क्या करता है, फोम ब्रेकर झाग बनता है ऊपर ना, तो झाग को तोड़ा भी जाता है, जैसे दूध उबल रहा है तो जब ऊपर झाग बन जाता है तो फूंक मार के उसके झाग को हटाया जाता है ताकि थोड़ी देर और बॉईल कर जाए। तो जब ये रोटेट करता है इस तरीके से मीडियम, तो ऊपर झाग बन जाता है फोम। तो फोम को हटाना जरूरी है, क्योंकि नहीं हटाएंगे तो फोम क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को घटा देता है। इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम पड़ने लगेगी, होस्ट सेल को ऑक्सीजन कम पड़ने लगी फोम की वजह से। तो फोम को तोड़ना जरूरी है। फोम ब्रेकर पतले नुकीले ब्लेड लगे होते हैं, सबसे ऊपर फोम बनता है। ठीक, और पीएच कंट्रोलर लगा होता है। अगर इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम में पीएच सोचिए ज्यादा हो गया या कम हो गया, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा वो भी नुकसानदायक है होस्ट सेल के लिए, कम हो जाएगा वो भी एसिडिक कंडीशन। तो अगर कम पीएच कम है इसका मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा, तो ऊपर से क्या मिला देंगे, बेस। और अगर पीएच ज्यादा है तो एसिड मिला के बराबर न्यूट्रलाइज करेंगे उसको। ठीक है, तो वो कंट्रोलर लगा होता है वहां से, यहां से निकाल के धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि मीडियम सही है कि कुछ चेंज तो नहीं हो गया, पीएच बढ़ तो नहीं गया है। तो यहां से आप जो है सैंपल निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, जब आपने पूरा घुमा के खत्म कर दिया, बढ़िया से मिक्स करा दिया, सब हो गया, तो यहां से प्रोडक्ट को सारा प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब बताइए उस प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा। उस प्रोडक्ट में आपके बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, और उसको थोड़ा सा भी रुक के समझिएगा। दूसरा कौन सा है, स्पार्जर स्टिर्ड। इसमें घुमाते तो हैं, मिक्स कराएंगे, ये स्टिरिंग होगी, लेकिन एक काम और होगा, स्पार्जर भी लगा होता है।
इस टारगेट क्या है, डायग्राम अगला देखिए, ये देखिए इस वाले में एक खास बात आपके ये है, कहा गया कि इस तरीके से ये रॉड है, रॉड में एक सिंगल ब्लेड है, कितना ब्लेड लगा है, एक ही ब्लेड है, घूमेगा, ठीक। यहां नीचे एक प्लेट लगी हुई है, देख रहे हैं कि ये प्लेट, बाकी सारी चीजें वैसे ही। एक नई चीज क्या है कि नीचे एक लगा होता है प्लेट, गोल गोल ऐसे। इस प्लेट में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद बने होते हैं। यहां से जब हम एयर को भेजते हैं, देखिए यहां से एयर उसमें भी तो भेजी जा रही थी, यहां जब एयर भेजेंगे तो एयर यहां से छेद में से बुलबुलों के बबल्स के रूप में निकलेगा, ठीक है। मतलब ऊपर क्या है आपका, न्यूट्रिएंट मीडियम है। यहां से जब एयर फेंकेगा बहुत तेजी से तो न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है, ऐसे ऊपर नीचे लिफ्ट भी करेगा। मतलब यहां से एयर के बबल्स यहां पर रिलीज हो जाएंगे, एयर बबल्स के रूप में देखिए लिखा भी हुआ है, ऑक्सीजन बबल्स। यहां से जो एयर भेजी जाएगी उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन बबल्स के रूप में यहां पर मूव करेगी, और सभी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए, इसलिए ये काम किया गया है। ये नई चीज क्यों लगाई गई है, ताकि ऑक्सीजन बढ़िया से मिल जाए। अभी तक ऑक्सीजन सफिशिएंट वहां नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा आप डायग्राम देख रहे होंगे, एक छोटी सी ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन केवल यहाँ भेज दी जा रही थी। और यहाँ क्या किया गया, जैसे ऐसे होता है, जैसे समझिए कि बाथरूम में एक पाइप से पानी आ रहा है और एक क्या है, शॉवर से आ रहा है, तो किसमें बढ़िया गिरेगा, शॉवर वाले में, पूरा फेंकेगा दूर तक, ठीक है। ऐसे ये लगा हुआ है, इसमें होल है, यहाँ से फेंकता है पूरा, ठीक। तो यहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है होस्ट सेल को, और बढ़िया। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को केवल प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, हम सब कुछ निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है, सब कुछ निकाल लेंगे। जैसे आपके पास चाय है तो चाय में से चाय पत्ती अलग करनी है तो कैसे छान के अलग करेंगे ना, ऐसे इसमें सब कुछ मिला, बताइए क्या क्या मिला हुआ है इसमें से, जो निकाला जाएगा यहाँ से हटाया जाएगा, ड्रेन आउट किया जाएगा। ड्रेन आउट लिखा बुक में वर्ड कि न्यूट्रिएंट मीडियम को, यूज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम को ड्रेन आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा बताएंगे, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। उसमें आपके एक बैक्टीरिया रहेगा, मतलब होस्ट सेल, सॉरी, आपके पास जो होस्ट सेल थी वो रहेगी कि नहीं रहेगी इसमें, थी। उसमें से कुछ मर गए होंगे, ज्यादातर कुछ जिंदे हैं। मर क्यों, क्योंकि जब रोटेट कराया गया ब्लेड लगा करके तो कुछ की तो कहानी खत्म हो गई होगी होस्ट सेल की वहीं से, है ना। जब घुमा रहे थे, रोटेट करा रहे थे, ब्लेड भी लगा था, तो कुछ होस्ट सेल क्या है, डाई भी हो सकते हैं। तो होस्ट सेल इसमें से जो निकालेंगे कबाड़ा, सब में होस्ट सेल रहेगा। और क्या रहेगा, आपकी जो प्रोटीन है जो आप बनाना चाह रहे थे वो प्रोटीन मिलेगी। होस्ट सेल बनाएगा, बना करके बाहर निकालेगा, सब बनाएगा होस्ट सेल, बनाने के बाद में बाहर वो अपनी बॉडी से निकाल के रख देगा, ठीक है, मीडियम में आ जाएगा। न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा कि नहीं रहेगा, जो यूज किया, जिस न्यूट्रिएंट मीडियम को इसने यूज कर लिया है, खत्म नहीं होगा न्यूट्रिएंट मीडियम पूरा। न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें है लेकिन वो यूज्ड अप है, यूज किया जा चुका है, ठीक है। और क्या रहेगा इसमें, जितनी भी चीजें आपने मिलाई थी, एसिड मिलाया था, बेस मिलाया था, सॉल्ट मिला के रखे गए थे, सब कुछ इसमें ऐसे ही है, ठीक है। अब यहां से हमको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन को क्या करेंगे, सेपरेट कराएंगे, यहां से अलग कराएंगे और इसको प्यूरिफाई कराएंगे, ठीक। तो अगला जो टॉपिक दिया गया है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, वो यही है। तो लिख लीजिएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। ये है क्या है, देखिए बायोरिएक्टर में आपने प्रोटीन बना लिया, अब वहां से लेकर के और मार्केट में सप्लाई करने तक बीच में जो भी आप काम करेंगे वो सब इसमें आएगा, सब कुछ आएगा। प्रोडक्ट बनाने से लेकर के, प्रोडक्ट आपने बायोरिएक्टर में बना लिया, वहां से लेकर के उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करने तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसमें लाइन पढ़ लीजिए, एज सच लिखा गया है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक क्या होती है बताइए,
बायोसिंथेसिस का मतलब जहां पर सजीव कोई चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। लिविंग सिस्टम में अगर कुछ बन रहा है तो बायोसिंथेसिस होती है ना। जैसे केल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या है? बायोसिंथेटिक फेज, है ना। बॉडी में अगर कुछ बनता है तो बायोसिंथेटिक। इस अभी तक बायोरिएक्टर में हो क्या रहा था? होस्ट सेल कुछ बना रही थी अपने अंदर, बायोसिंथेसिस कर रही थी। तो जब बायोसिंथेटिक फेज पूरा हो जाएगा, जब प्रोटीन बन जाएगा, तो लिखा गया द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस। जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केट। मार्केट में भेजने से पहले बहुत सारे प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा उस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के मार्केट में पहुंचेगा। और उन्हीं प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लिख लीजिएगा, ये क्या है? ये प्रोसेस हैं, प्रोसेसेस, ठीक है, थ्रू विच, जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट जो प्रोडक्ट बना है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट जो बना हुआ है, उसको क्या कराएंगे? प्योरी आइसोलेट कराएंगे, पहले प्राप्त करेंगे, आइसोलेट एंड प्यूरिफाइड, और उसको शुद्ध करेंगे, ठीक है। साथ में उसकी टेस्टिंग भी की जाएगी बिफोर सप्लाई टू मार्केट। मार्केट में भेजने के पहले उसकी पूरी जांच की जाएगी, उसमें अगर कुछ मिलाना है तो मिलाया जाएगा, ठीक है। इसी को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। देखिए, प्रिजर्वेटिव भी मिलाया जाता है। प्रिजर्वेटिव जानते हैं, जैसे जो सिरप है मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट बना तो उसमें खराब ना हो प्रोडक्ट, तो प्रिजर्वेटिव भी बुक में लिखा गया कि हम प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर सकते हैं। टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग का मतलब जो प्रोडक्ट बना है लैब में उसकी टेस्टिंग की जाती है। हर कंपनी में एक लैब होती है, उस लैब में टेस्टिंग की जाती है मार्केट में भेजने के पहले प्रोडक्ट की। अगर आपने वैक्सीन बनाई है तो ह्यूमन पर ट्रायल भी किया जाएगा, पहले एनिमल्स पर ट्रायल होगा, फिर ह्यूमन पर किया जाएगा। वो सारा काम डाउन स्ट्रीम में आएगा अगर वैक्सीन बना रहे हैं तो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे सारी चीजें हैं इसमें। ये फिनिश हो गया चैप्टर। बताइए कोई समस्या इसमें हो तो बताइए, नहीं तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं लास्ट बचे हुए हैं, आप लोग बता दीजिए, फिनिश कर दें इसको भी। अगली बार नया चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। कितनी अच्छी बात है, वहीं से खुल गया। देखिए पेज, इसमें ओपन करने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ी। 4 नंबर पेज चल रहा था ना, 4 नंबर पेज से हम लोग चल रहे थे। हो गया था ये? बताइए, इसी को हो गया था? नहीं, शायद नहीं हुआ था। बताइए इसको, चलिए बताइए। इसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं, कम से कम 1-2 पेज तो आपके कंप्लीट हो जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन। मतलब फर्स्ट डीएनए जो बनाया गया उसमें क्या हुआ होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद ए नेटिव प्लाज्मिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड में जोड़ा गया था कि नहीं था? ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी में तो किया गया था काम, क्योंकि बताया था साल्मोनेला टाइफी की 2 वैरायटी दिखी थी, कुछ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर थी, कुछ में नहीं थी। जिसमें थी उसमें से वो वाली जीन निकालेगी रेजिस्टेंस वाली, और जिसमें नहीं था उसमें रेजिस्टेंस जीन को भेज करके उसको भी क्या बना दिया गया? रेजिस्टेंट। अरे हे बुक में दिया ना, समझ रहे ना? है तो साल्मोनेला टाइफी। बाद में फर्स्ट जो बॉयर एंड कोहेन थे उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा दिया था।
ये बताइए, इन ए सेल सेपरेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज ब्रॉट अबाउट बाय द डीएनए हेलिकेज। हम जानते हैं सेल में डीएनए के स्ट्रैंड को कैसे अलग किया जाता है, डीएनए हेलिकेज से। जानते हैं ना, वेयर इन द पीसीआर सेपरेशन कैसे कराते हैं, किससे ओहो पॉलीमरेज से सेपरेशन कहां कराएंगे, बोल रहा है हेलिकेज एंजाइम से हम अपनी बॉडी में डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करते हैं। तो बताइए मशीन में डीएनए के स्ट्रैंड कैसे अलग, हाई टेम्परेचर से होगा ना। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड वेक्टर यूज्ड इन द आरडीटी। एक अच्छे वेक्टर की खासियत क्या होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए जो सपोर्ट करता हाई कॉपी नंबर, ओआरआई तो होना चाहिए लेकिन ऐसा ओआरआई हो जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट भी करता हो, वही तो सपोर्ट करता है, तो हाई कॉपी नंबर वाला ओआरआई चाहिए। इट शुड हैव प्रेफरेबली मोर देन 2, इसमें कम 2 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होना चाहिए, 2 से ज्यादा, हाँ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा, उसने लिखा मोर देन 2, कोई बात नहीं है। अरे कम रहेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट तो गड़बड़ है, ज्यादा रहेगा तो आसानी रहेगी, आपके पास वो एंजाइम नहीं है दूसरे से काम चला लीजिए, बताया था ना। रिस्ट्रिक्शन साइट इन द वेक्टर शुड बी इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, रिस्ट्रिक्शन साइट जो होती हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर होनी चाहिए, बताएंगे ये वाला, समझ रहे हैं कोई भी इस चीज को। रिस्ट्रिक्शन साइट कह रहा है एंटीबायोटिक जीन के अंदर होना चाहिए, बताइए। ये आपके पास इस तरीके से था, यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेल 1 BAMH1 और सेल 1, यहाँ PST और PBU। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट किसके अंदर होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर होना चाहिए। बाहर भी है, देखिए बाहर भी तो है ना, बाहर PBU सेकंड है, यहाँ पर EcoR1 है ना, लेकिन बाहर वाले से आपको फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिलेक्शन जब कराएंगे सिलेक्शन, तो अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट कहाँ है, एंटीबायोटिक के अंदर है, और तो फिर काटेंगे तो यहीं पर ना, और यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो ये साइट क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। तो सिलेक्शन तो इसी से होता ना, एंटीबायोटिक से ही। आपके पास साइट बाहर है एंजाइम का, तो काट करके बाहर जोड़ लिए तो सिलेक्शन कैसे कराएंगे, क्योंकि कोई भी साइट तो इनएक्टिव नहीं होगी ना, साइट का इनएक्टिव होना भी तो जरूरी है, इसलिए वो वहां पर इनसाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है चीज, समझ में आ रहा है, ये तीनों सही है अब तक। इट शुड हैव सूटेबल मार्कर जीन, मार्कर जीन होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई, वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो आसानी से आइसोलेट हो सके, प्राप्त किया जा सके बहुत आसानी से, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, ACDEE अब इसमें बी हटाया हुआ है, बाकी सब सही है, एक जगह कॉलम में इन्होंने बी नहीं दिया है ना, बाकी सब सही है, एक कॉलम में इन्होंने बी नहीं दिया है। शुड हैव प्रीफरली मोर देन 2 रिकॉग्निशंस, मोर देन 1, सॉरी, एक से ज्यादा, नहीं 2 गलत हो गया। अगर 2 है, मेरी बात सुनिए, अगर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही है। ये कह रहा है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब क्या 2 हो तो काम नहीं चलेगा, अरे 2 हो तब भी सही है, ठीक है, लेकिन यह कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा। तो वहां पर मोर देन 2 लिख करके उन्होंने गलत कर दिया, मोर देन 1 होना चाहिए, जो आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, ये चीज ध्यान में पड़ी, सही है। कुछ कह रहे थे तुम, क्या बताइए इसको। When a particular restriction enzyme cut the DNA strand, इसको बताएंगे। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है तो ओवरहैंगिंग एंड्स बनते हैं, ओवरहैंगिंग एंड्स। अरे किस दुनिया में रहते हैं हमको ये बता दीजिए, हम भी वहीं चले जाए दुनिया में जाकर, बताएंगे कोई। ये क्यों नहीं इसका आंसर दे पा रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए को कट करता है तो ओवरहैंगिंग एंड्स ही तो बनता है, नहीं बनता है। कुछ ही एंजाइम ऐसे होते हैं जो ब्लंट एंड बनाते हैं, ज्यादातर ओवरहैंगिंग। सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड एट ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक,
कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में सेंटर से थोड़ा सा हट के काटते हैं, तो कुछ नहीं, ज्यादातर वो ज्यादातर वैसा होता है। ठीक है, यही तो है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं भाई, बहुत कम होते हैं जो सेंटर में काटते हैं। तो जब सेंटर में कटेगा तो ब्लंट एंड बनेगा, और जब सेंटर से हट के काटेंगे तो स्टिकी बनेगा। तो ये सम की जगह मोर होना चाहिए था, और ऊपर वाली लाइन तो सही है। ठीक है, पर्टिकुलर वो ऊपर वाली सही है, तो पहला सही है, रीजन रॉन्ग हो गया। सेपरेशन ऑफ द डीएनए डन बाय द टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको मैच करा दीजिए। बताइए जीन गन किससे मैच करेगा? रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय नॉर्मल हेल्दी जीन, ये जीन थेरेपी है। ये क्या है? जीन थेरेपी है, यूज्ड फॉर ए ट्रांसफर ऑफ जीन। ठीक ठीक है, जीन थेरेपी इससे मैच करेगा। जीन क्लोनिंग क्या है? टोटल डीएनए जीनोम बोलते हैं। जीन क्लोनिंग क्या है? टू ऑब्टेन द आइडेंटिकल कॉपी, जीन की कॉपी बनाना, उसी को क्या बोलेंगे? जीन की क्लोनिंग। सब मैच हो गया। एंजाइम नीडेड फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द प्लांट सेल एंड एंजाइम फॉर फ्रॉम द फंगस। बताइए कौन सा एंजाइम? पढ़ लीजिए पहले इसको, तब बताइए। क्वेश्चन का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। बताएंगे? हाँ, सेलुलेज प्लांट सेल के लिए है, और काइटिनेज कहाँ गया? फंगस, सेकंड वाला हो गया। ठीक है, ये बताएंगे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू द चेंज इन, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया मान लीजिए है, ऐसा बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करता है, उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक। बोल रहा है वो गेट रेजिस्टेंस, वो प्राप्त कर लेता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर ले आता है। किसके खिलाफ में? एंटीबायोटिक के खिलाफ में। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं एंटीबायोटिक खा लो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर आ गई है। ठीक है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के खिलाफ में रेजिस्टेंस पावर कैसे आती है? क्या चेंज होता है ड्यू टू चेंज? उसके अंदर क्या ऐसा बदलाव, कहां बदलाव आता है कि वो चेंज कर लेता अपने आप को? उसके कॉस्मिड में, न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियोइड में बदलाव आता है, कि प्लाज्मिड में चेंज होता है? उसमें कहां चेंज होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर बैक्टीरिया के अंदर अगर है तो बताइए उसके किस हिस्से में है? वो कुछ हिस्से की वजह से है। उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर किसी बैक्टीरिया में है तो उसके किस पार्ट की वजह से है? प्लाज्मिड की वजह से होता है ना। प्लाज्मिड में तो जीन लगी होती है रेजिस्टेंस वाली, तो प्लाज्मिड में ही तो चेंज करेगा। अगर उसको रेजिस्टेंस पावर बनवानी है अपने अंदर, तो रेजिस्टेंस होना है तो कहां चेंज हो जाएगा? उसके अंदर प्लाज्मिड में, उसमें चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस बन गया। Which of the following not used commonly for introducing the gene in the plant cell? बताइए प्लांट सेल में जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज नहीं किया जाता है? प्लांट सेल में जीन को भेजने के लिए क्या चीज यूज नहीं करते हैं? हाँ बताएंगे। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के लिए होता है, यही नहीं यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं, इसी से तो टीआई प्लाज्मिड निकालते हैं। जीन गन यूज करते हैं। डिसआर्म पैथोजन वो यही चीज तो है। अगर इसको हम क्या करेंगे? डिसआर्म कर देंगे तो डिसआर्म हो गया। इसको, इसकी जीन को चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए, पैथोजेनिक बन गया डिसआर्म। बैक्टीरियोफाज नहीं होता है। इसको बताएंगे रिफर टू द एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट, हाँ क्या सही है? हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही बताइएगा आप। एग्रोजेल नेचुरल पॉलीमर है जो कि सीवीड से मिलता है। हाँ सही है। सेपरेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इन द एग्रोजेल टू डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए, सही है। डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डीएनए मूव करता है, सही है। अरे पॉजिटिव की तरफ तो जाता है। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम, ये गलत है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाता है। ऊपर के 3 सही हो गए। और देखिए
और इस चैप्टर में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए आप। कहाँ चला गया भाई? 5 नंबर पेज आ गया, हाँ ऊपर है। बताएंगे, यहां से बताइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप, पीसीआर के स्टेप बहुत आसान बता दिया मैंने। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये बताएंगे। डीएनए स्टैंड, इथिडियम ब्रोमाइड मिलाएंगे और यूवी रेस की प्रेजेंस में देखेंगे तो आपको डीएनए कैसा दिखाई देगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का, क्योंकि डाई का कलर ही यही होता है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल क्यों मिलाते हैं? प्यूरिफिकेशन में चिल्ड इथेनॉल मिलाया जाता है, किसका क्या काम होता है इसका? डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक। पीबीआर 322 में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है PST1, ये कहां होती है? एम्पिसिलिन की टेट्रासाइक्लिन में, ये वाली साइट एम्पिसिलिन में लगी होती है, विथ लिखा भी है, और इसकी वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी आती है। इफ दिस एंजाइम यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ए जीन फॉर बीटा, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन आप कहीं पर प्लाज्मिड में जोड़ रहे हैं, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं? ये वाला। तो आप बताइए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंसर्टेड ई कोलाई, पढ़ लीजिए, आप ही लोग पढ़िए, इसका आंसर बताइए, हम तो बता ही देंगे। बताएंगे क्या? क्वेश्चन समझिए पहले क्या बता रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं बताऊं, प्लाज्मिड है PBr 322, इसमें एक PST साइट होती है, पता आप सबको है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है इसको, और ये साइट कहां होती है? एम्पिसिलिन में, ये भी पता है, जो क्या बताती है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इतना तो सब जानते हैं। अब यहां से क्वेश्चन चालू है, अगर ये एंजाइम यूज किया जा रहा है, अगर आप कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं? ये वाला, किसके लिए? टू इंसर्ट ए जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, आप उस प्लाज्मिड में कौन सी जीन जोड़ रहे हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कहां जोड़ रहे हैं? जहां PST1 लगा है, ठीक है, क्योंकि किससे काटेंगे आप? इसी से, वहीं जुड़ेगा जाकर के ना। तो कौन किसकी रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाएगी? एम्पिसिलिन की, ध्यान रखना है। एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब जो प्लाज्मिड आपके पास बना उसको कहां भेज दिए? किसी होस्ट सेल में भेज दिए। अब कह रहा अब होगा क्या बताइए? यहां तो समझ में आ रहा ना क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके पास एक प्लाज्मिड है, उसमें आपने ये वाली जीन जोड़ दिया और उसको कहां भेज दिया? ई कोलाई में भेज दिया, मल्टीप्लाई होने के लिए। अब आप बताइए आंसर की क्या क्या होगा उसमें। इट विल, अब ये बोल रहा है ई कोलाई क्या करेगा? इट विल लीड टू द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल फट जाएगी, होस्ट सेल फट जाएगी। बताइए, अगर हम ई कोलाई में भेजेंगे ऐसा करके तो होस्ट सेल लाइस कर जाएगी, हाँ, उसने लाइस नहीं करेगा। इट विल एबल टू प्रोड्यूस ए नोवेल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी, ये कैसे प्रोटीन बनाएगी? जिसकी दो काम होंगे, जिसके दो काम होंगे। तो प्रोटीन जो बनती है ना, वो एक काम, उसके एक ही काम मिलेगा, ऐसा नहीं कि डबल काम वाली प्रोटीन नहीं मिलेगी। इट विल नॉट एबल टू कन्फर्म एम्पी, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाएगी। जिस सेल में ये पहुंचेगा, जैसे देखिए हमने कहां भेजा इसको, हमने ये प्लाज्मिड लिया, इसमें जीन को जोड़ा एम्पिसिलिन वाली रेजिस्टेंस जीन में, काट करके कौन सी जीन जोड़ी? ये वाली। इसको कहां भेजा मैंने? ई कोलाई में। अब जब भेजेंगे तो इस ई कोलाई में बताइए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर रहेगा कि खत्म हो जाएगा? इसमें यही बताइए कि ई कोलाई में रेजिस्टेंस पावर रहेगी, एम्पिसिलिन की खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीन को कहां जोड़ा गया है? एम्पिसिलिन वाली रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन के अंदर ही तो वाला एंजाइम था जिससे हम कटवा रहे थे। तो जहां जोड़ेंगे वो साइट खराब हो जाएगी फिर, ठीक है, क्योंकि ये साइट कहां होती है? एम्पिसिलिन के अंदर होती है, इसी से तो काटा गया था, यही जोड़ा जाएगा। तो एम्पिसिलिन पावर खत्म, तो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस क्षमता इस ई कोलाई में समाप्त हो जाएगी। तो लिखा इट विल नॉट एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। ये जो है
इट विल नॉट एबल टू कन्फर, ठीक है, एम्पिसिलिन, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्षमता जो है, हाँ, वो नहीं रह जाएगी, नॉट एबल, उसके अंदर अब नहीं रह जाएगी, ठीक है, तो नहीं रह जाएगी। इट द ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव एबिलिटी टू रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन, उसमें एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस क्षमता रहेगी, तो ये गलत हो गया, नॉट एबल, उसके अंदर एबिलिटी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यही वाला सही मिलेगा आपको। ये बताएंगे स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंडोन्यूक्लियस एट द स्पेसिफिक पोजीशन डीएनए, उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर जो मेंटेन नॉट मेंटेन, देखिए इफ वेरी हाई टेम्परेचर नॉट मेंटेन, अगर हम शुरुआत में पीसीआर में 94-95 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो मेंटेन करते हैं वो ना करें, देखा ना, वेरी हाई टेम्परेचर नॉट मेंटेन इन द बिगिनिंग, शुरुआत में अगर मेंटेन ना करें तो क्या होगा? तब होगा क्या? क्या चीज प्रभावित हो जाएगी? फिर पीसीआर में सबसे पहले क्या चीज पर फर्क पड़ जाएगा? डीनेचुरेशन पर फर्क पड़ेगा, एनिलिंग पर, एक्सटेंशन इस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं देंगे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे नहीं, जब नहीं खुलेंगे तो फिर बनेगा कैसे? जब खुलेगा डीएनए तभी तो कॉपी होगा। तो पहले सबसे पहले फर्क कहां नजर आएगा? डीनेचुरेशन पर आएगा, ठीक है। इसको बताएंगे कॉपी नंबर को कंट्रोल करने वाली सीक्वेंस कौन सी होती है? जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है ओआरआई साइट होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट को विजुलाइज किया जाता है किसकी मदद से? इथिडियम ब्रोमाइड से मिला करके तब देखते हैं कि कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, डिस्ट्रिक्शन एंजाइम से संबंधित गलत स्टेटमेंट बताना, बताइए। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। हाँ बताएंगे। पहला क्यों लग रहा है? इसकी वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से, हाँ ये ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेंथ की मत सोचिए। ये कह रहा है दे कट द स्ट्रेंथ एट पैलिंड्रोमिक साइट। जो पैलिंड्रोमिक साइट होती हैं, जैसे डीएनए में जहां पर पैलिंड्रोमिक साइट होती है ना, इन्वर्टेड रिपीट वाली, उसकी स्ट्रेंथ को काट देता है। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस सीक्वेंस को काटता है? किसको पहचानेगा? पैलिंड्रोमिक। कट कहां बनाएगा? पैलिंड्रोमिक में, ये तो कट बनाएगा। तो पैलिंड्रोमिक को कट करता है, तो पैलिंड्रोमिक की जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती है, वो खत्म कर देता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर देगा? उसको खत्म, क्योंकि वो कट गई, सीक्वेंस ही काट दिया, उसी में से काट के तो डीएनए अलग होता है। यहाँ स्ट्रेंथ ये समझिए, ठीक है, कि स्ट्रेंथ को कट करता है, इसमें जो स्ट्रेंथ क्षमता है वो कट हो जाएगी। अब जैसे किसी जीन में आप जो है कोई जीन जोड़ दीजिए तो जीन की क्षमता, रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, वैसे उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। दे आर यूजफुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया था, ये सही है। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय रिस्पेक्टिव। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है? पहले वो इंस्पेक्शन करेगा, पहले वो खोज करेगा कि हमारी डीएनए को खोजेगा पहले कि हमारी साइट कहां है, तभी तो काटेगा। तो पहले उसका इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, ये सही है ना। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंटेड बाय, ये अलग चीज है, ये तो अलग चीज है ना, इससे संबंधित कहां है? ये अलग है पूरा। स्टिकी एंड को जोड़ते हैं डीएनए लाइगेज से। क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से संबंधित कथन बताइए, तो संबंधित कहां है उससे? ठीक है, एकदम अलग है वो। ये बताएंगे इकोआरमन किस सीक्वेंस को पहचानता है? GAA-TTC। तो GAA-TTC कहां गया? ये यहां चला गया, ठीक। हाँ, एक पेज और देख लेंगे, बस 5 मिनट में फास्ट खत्म करेंगे एक पेज हम। फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था जो कि 6 बेस पेयर की सीक्वेंस लगी होती है?
हिंड सेकंड में 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक, इसकी पैलिंड्रोमिक में कितनी 6 बेस पेयर, पहला यही फुल्ली डिस्कवर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक्स किसके लिए यूज किया जाता है? सिलेक्शन के लिए। किसके लिए? टू सेलेक्टिव मार्कर है, यही है ना, और सब नहीं है। ठीक, मैच द फॉलोइंग। बायोरिएक्टर किससे मैच करेगा? प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफोरेसिस बताइए किससे मैच करेगा? एम्प्लीफिकेशन नहीं, डिटेक्शन नहीं है, सेपरेशन। पीसीआर, पीसीआर बताएंगे। एम्प्लीफिकेशन, एलाइजा क्या है आगे पढ़ेंगे। पैथोजन को पता लगाने वाली टेक्निक है एलाइजा। इन्हें मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट कैसे अलग किया जाता है? मिक्सचर में डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग अलग लंबाई के टुकड़े हैं, कैसे अलग करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। स्पूलिंग क्या है? आइसोलेशन जब जेनेटिक मटेरियल का करते हैं तो डीएनए को जब चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, डीएनए जब प्रेसिपिटेट हो जाता है तो डीएनए को एक लूप की मदद से उठा लेते हैं, वही स्पूलिंग हो गया। करेक्ट बताइए कौन सा सही है इसमें से? हाँ, बताएंगे कुछ। पहला सही है कि नहीं सही है? सही है। जेलेटोफोरेसिस एम्प्लीफिकेशन, वाह भाई वाह, बताए भी तो ऐसा बताए कि वो गलत हो गया। पहली बार तुमने आंसर भी दिया, वो भी क्या हो गया? खल्लास, खत्म, गलत हो गया, पहला रॉन्ग है। ठीक है, जेलेटोफोरेसिस किसके लिए? सेपरेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन नहीं होता। पीसीआर ज्वाइंट द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए, वेक्टर को जीन एंड ऑफ इंटरेस्ट में जोड़ता है पीसीआर कि नहीं जोड़ता है? इसको बताइए। पीसीआर, हाँ, क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करने का? कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हाँ? कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने से। इतना ये आसान चीज है, कठिन ना आवे, समझ में आता है। आसान नहीं आता है तो फिर डाउट लगता है। पॉलीमरेज चेन एंजाइम जो होता है ज्वाइंट करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को टू द वेक्टर डीएनए, लाइगेज ज्वाइंट करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए में। कौन जोड़ता है? लाइगेज। पॉलीमरेज नहीं करता, पॉलीमरेज तो पॉलीमराइजेशन कराता है ना। ठीक है, restriction enzyme digestion are performed by incubating the purified DNA molecule with the restriction enzyme optimum condition. Digestions performed by incubating purified DNA, बताइए इसको। पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा रॉन्ग हो गया, तीसरे में बताएंगे। हाँ, PCR used for isolation separation of DNA. चौथा सही है? गलत? ये गलत है ना। ठीक है, तो तीसरा सही हो गया तो कोई बात। तीसरा सही, तीसरा समझ रहे हैं ना ये लाइन? तीसरा लाइन नहीं समझ में आ रही, तीसरी लाइन समझ लीजिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस, ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो डाइजेशंस होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या जानते हैं? डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। जिस किसी भी डीएनए में आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला दीजिए, इसको डाइजेस्ट कर देगा, इसके गोटे गोटे बना देगा, छोटा छोटा। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डाइजेशन में मदद करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो डाइजेशन होता है वो कैसे किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है बाय इनक्यूबेटिंग द प्यूरिफाइड डीएनए। आपने जो प्यूरिफाइड डीएनए निकाला है उसको क्या करेंगे? इनक्यूबेट करेंगे। इनक्यूबेटर जानते हैं क्या होता है? इनक्यूबेटर नहीं पढ़े हैं? ओवन जान रहे हैं ना, ओवन में टेम्परेचर दिया जाता है, ऐसे इनक्यूबेटर एक टेम्परेचर वाली मशीन होती है जिसमें बैक्टीरिया को रख करके उनको प्रॉपर टेम्परेचर पर सेट करके आराम कराया जाता है, इनक्यूबेट कराया जाता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने मिलाया कैसे? आपने ये प्यूरिफाइड डीएनए निकाला, डीएनए को प्योर फॉर्म में निकाल लिया, उसको क्या कर रहे हैं आप? इनक्यूबेट कर रहे हैं। किसके साथ में? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला दिया आपने। ठीक है, और इसको डीएनए को क्या किया? इनक्यूबेट कर रहे हैं एट ऑप्टिमल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो ऑप्टिमम है, जो चाहिए। तो ये सब जो लिखा गया है वो ये है। इतना तो जानते हैं ना कि डीएनए के साथ ये मिलाया जाता है, ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको। ऑप्टिमल कंडीशन पर इनक्यूबेट कराना,
डीएनए को इनक्यूबेट कराना ऑप्टिमम, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपने डीएनए में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलाया और टेम्परेचर करके 10 डिग्री कर दिया गया तो काटेगा नहीं, ये काटेगा नहीं डीएनए को, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल भी तो होना चाहिए। एंजाइम किस टेम्परेचर पर बढ़िया से काम करते हैं? 30 से 40 डिग्री। तो 30 से 40 टेम्परेचर पर मशीन में रख करके सब मिला करके एंजाइम के मिलाएंगे, डीएनए मिलाएंगे और रख देंगे। कितना टेम्परेचर होना चाहिए भाई? ऑप्टिमम टेम्परेचर, उस पर इनक्यूबेट, क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा तो ये कटेगा नहीं, फिर एंजाइम काम नहीं करेगा। लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव और हाई टेम्परेचर 50 डिग्री लेंगे तो ये खराब हो जाएगा एंजाइम ही। ठीक है, तो टेम्परेचर भी जरूरी है इसके लिए। तो देखिए इसके बाद एक और बता देंगे क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएंगे। इसको बता दीजिए 57। बताइए। The enzyme recognizes specific palindromic nucleotide sequence in DNA। सही है। Enzyme cut the DNA molecule identified position within the DNA। ये सही। एंजाइम डीएनए को काटता है जानी पहचानी पोजीशन पर, जो इसको आइडेंटिफाई, हाँ अरे एंजाइम पहचानता है ना जाकर के पहले कि मेरी ही सीक्वेंस आइडेंटिफाइड करता है डीएनए में, तब काटता। ये भी सही है। एंजाइम बाइंड द डीएनए स्पेसिफिक साइट कट ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड, केवल एक ही स्ट्रैंड को काटता नहीं, दोनों स्ट्रैंड को काटेगा। यही गलत है। सुगर फॉस्फेट ये सही है। कौन सा कट करता है? सुगर फॉस्फेट। डीएनए प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? चाइल्ड इथेनॉल। Which of the following conditions is required for the माइक्रोब को बड़े स्केल पर ग्रो कराना है तो क्या चाहिए? बायो रिएक्टर चाहिए आपके पास। मैच करा देंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे मैच करेगा? कट। एक्सोन्यूक्लियस बाहर से काटता है, डीएनए को बाहर से काटता हुआ लाता है। रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स, डीएनए के किनारे से न्यूक्लियोटाइड को हटाता हुआ जाएगा। डीएनए लाइगेज जोड़ेगा, अटैक पॉलीमरेज एक्सटेंड करेगा, प्राइमर्स को बढ़ाएगा आगे जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट पर। बस फिनिश हो गया। लास्ट अपना कर लीजिएगा, एक पेज और था इसमें। ठीक है, अगली बार नया चैप्टर स्टार्ट होगा। नया क्या? इसके आगे वाला, जिसके आगे वाला है एप्लीकेशन, तो पढ़ के आएंगे एडवांस में। ठीक है, धन्यवाद।